बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 इंतहाई अहम ख़बरों की। पहली ख़बर तो ये कि उमैर नियाज़ी साहब ने जो बयान दिया है वो इंतहाई इस सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान उठा रहा है। दूसरा, शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के साथ जो माजी में हुआ उस पर आज एक डेवलपमेंट हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिमार्क्स दिए हैं उस पर बात करते हैं। सबसे अहम चीज़ जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने आज मैच जीता है उस बारे में बात करेंगे। पहले बताएं कि उमैर नियाज़ी साहब ने कहा है कि 100,000 से ज़ायद हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात जो है मुस्तरद कर दिए जाएंगे। पहले कागजात छीने जा रहे थे, फिर बंदे उठाए जा रहे थे, फिर तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदगान को उठाया जा रहा था, गिरफ़्तार किया जा रहा था, भगाया जा रहा था। अब नेक्स्ट लेवल पे 1000 बंदों के कागजात मुस्तरद करना, तो इलेक्शन ही ना कराएं फिर। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, फस्तायत जो इस वक्त जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इसकी मिसाल पाकिस्तान की कम अज़ कम तारीख़ में तो माजी में मिलती नहीं है। हाँ, आप अगर अंग्रेज़ के दौर में चले जाएँ, उस वक्त इस तरह का क्रैकडाउन शायद होता रहा हो, तो दर हकीकत हम वो उसी कॉलोनियल माइंड सेट की तरफ दोबारा शायद जा रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको दबाया जाए, इन कठपुतलियों को, इन मोहरों को, इन अस्करी गमलों में पैदा होने वाले बदबूदार सियासी पौधों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाए। और देखें कि पहले इन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो लेने नहीं दिए, फ्राहम ही, मतलब PTI वाले लेने जाते थे तो उनको मिलते नहीं थे। फिर जब मिलना शुरू हुए, दोबारा फिल करके जमा करवाने गए तो वो आगे से वसूल नहीं किए जाते थे, छीन लिए जाते थे, फाड़ दिए जाते थे, इनकार कर दिया जाता था। तो ये सारा कुछ, ये ड्रामा इस मुल्क में चलता रहा। लोगों ने वीडियोस बना के बतौर शवाहिद वो पेश की, और जब वो चीज़ हो गई उसके बाद कहा गया जी कि अब स्क्रूटनी होनी है, तो फिर इनके लोगों को उठाया जाए। फिर उम्मीदवारों को पकड़ धकड़ शुरू हुई, फिर तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को गिरफ़्तार करना शुरू किया गया, घरों पर छापे मारे गए, हरासा किया गया, MPO के ऑर्डर जारी किए गए, सारा कुछ, मतलब कि जैसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पूरा CRPC की दफ़ात सारी उठा के ना डाल दिया ना मुकदमात में। वो पीछे हम कहते थे कि एक, हम तो तंज़िया बात करते थे कि यार पीछे सिर्फ एक रेप की रह गई है, और इन नलायकों ने ना वो इद्दत वाले निकाह में वो भी ठोंस दिया, ज़िना वाली भी डाली। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी अब उसके अंदर वो डाल दिए कि वो, अब हम वो जो एक तंज़िया बात करते थे अब वो उससे भी गए। अब मेरे ख्याल में वो CRPC की सारी दफ़ात है, बगावत से लेके तो ये सारे इस तरह जो है ये सारी उन्होंने डाल दी हैं। तो देखें कि अब वो भी सारे पूरे कर दिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। फिर इधर इतना दबाव और इतने क्रैकडाउन के बावजूद PTI की जानिब से सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। कहा गया कि PTI को बंदा नहीं मिलेगा, हाँ बंदा नहीं मिलेगा, लेकिन पता चला जी कि 859 टोटल सीटें हैं और उसके ऊपर 2434, यानी कि तकरीबन हर सीट के ऊपर 3-3 बंदे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, 3.25 जी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने कितने लोग जो हैं वो अभी भी PTI के साथ हैं। और देखिएगा कि नई पॉलिटिकल क़यादत यहीं से एक ऐसा हमें निखरती हुई नज़र आएगी कि हम शायद आने वाले जो दहाइयाँ हैं हमारी सियासी तारीख़ की या पाकिस्तान की तारीख़ की, हम उसके ऊपर फ़ख्र किया करेंगे कि ये सारा कुछ हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा। और दूसरी जानिब देखें कि सिस्टम सहूलतकारी कर रहा है, नंगी सहूलतकारी कर रहा है, और खुल के सामने आ चुका है। पूरा सिस्टम बेनकाब नहीं हुआ, एक्सपोज नहीं हुआ, नंगा हुआ है। और इमरान खान साहब जो है ना, वो वापस जाते हुए पहले इन्होंने कपड़े उतारे रिजीम चेंज के बाद से लेके, और फिर जब ये गिरफ़्तार हुए तो फिर ये सिस्टम की चड्डी भी इन्होंने खींची और लेके अडियाला जेल चले गए। अब वो वहीं चड्डी भी वहीं लेके बैठे हैं, और सिस्टम यहाँ पे नंग धड़ंग जो है ना वो अब घूम फिर रहा है। हाँ, मौज में। अब वो उन्होंने कहा जी बात ठीक है, हो गया नंगे तो बस ठीक है, फिर इसी तरह ही चलो। तो अब ये देखेंगे आज जो उमैर नियाज़ी साहब ने बात की है 1000 के करीब, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें पहले ही पता था कि ये सारी चीज़ें होंगी। वो देखें ना, जो टाउट हैं इनके शरीफ ख़ानदान के, सलीम बुखारी, उन्होंने एक प्रोग्राम में क्या बैठ के कहा, उन्होंने कहा कि यार ये कागजात नामजदगी छीनने वाला भी कोई है, आपके पास इतना और आपके पास बड़े मौके थे, आप इनके कागजात मुस्तरद करवा सकते थे। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, कागजात छीनना ज़्यादती है, मान लेते हैं ज़्यादती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये PTI को दोबारा प्रोजेक्ट किया, मौलाना साहब करवा लें ना, धक्के शक्के खा लें, जैसे शाह महमूद कुरैशी, जैसे शेख रशीद के साथ जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़िले अदालतों में हुआ था। जी। तो शेख रशीद साहब को कैसे धक्का दिया, आपको याद है ना कि वो भारी भरकम जिस्म के थे, और खुदा अल्लाह ने उस दिन उनको बचा लिया, वरना उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासर हो सकती थी। लेकिन तुम मौलाना साहब कर लें,
आप भी, आपके पास भी ग्राउंड मौजूद है, आप भी धक्के ठुड्डे खाएं, लाते मुक्के खाएं, रात को ठंडे फर्श पे सोएं और आपको दिल में तकलीफ़ हो, कमर में तकलीफ़ हो, तो आप उसके बावजूद ठंडे फर्श पे सोएं। हो सकता है इससे आपका भी वोट बैंक बढ़ जाए। और फिर देखें ना कि तंज और हमारे यहाँ मुआशरे में बेशर्मी और बेगैरती का मयार क्या है कि उस्मान डार की वालदा के साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई, और हमारे ही कुछ जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये तो हो सकता है कि इन्होंने अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए ये सारा ड्रामा किया हो। तो लानत है वैसे ऐसी सोच पर, अगर इस तरह की सोच भी लोगों के अंदर पाई जाती है तो फिर आप करवा लें ना। आपको लगता है कि अगर ये कर रहे हैं तो फिर आप भी करवा लें। मतलब दरवाज़ा जो है वो चंद खवातीन है, उन्होंने लाते मार के तो वो दरवाज़ा भी उन्होंने तोड़ा। वो जो उनकी वालदा की पहले सारी वीडियो आई वो भी उन्होंने खुद बनाई, बालों से खींच, और जब नहीं रेप की धमकियाँ दी गई, जब उस्मान डार की बहन ने बाहर खिड़की से बेचारी परेशान रोती हुई वो कि पत्नी, अब ये पुलिस वाले बेगैरत क्या करने लगे। याद है नूरीन चुप किया था वो कल तो कह रहे थे हसन भाई कि वो सुना है सारा ट्विटर गीला हो गया तो वो मेरे ख्याल में अब अच्छा, वो मज़े की बात क्या, आपने नौरीन का याद है, उनका कल रात को पूरा टब्बर रो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो मेरे ख्याल में बाहर नौरीन से निकलती निकलती पूरे टब्बर तक पहुंच गई है। तो देखे ना कि हालात बड़े ख़राब हैं, बड़े नाजुक हालात हैं। तो उमैर न्याज़ी साहब का ये इल्ज़ाम बहुत सीरियस है के बाद अदालतों को इसके ऊपर करामत मुग़ल साहब फैसला करना है। ये फस्तायत, ये बहुत संगीन और बदनुमा दाग है। काजी साहब ने इसके ऊपर वो बहुत कुछ कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन वो भी ज़ाती रंजिश, ज़ाती अनाद में फंसे हुए हैं, और इसी वजह से मेरे ख्याल में शायद पीटीआई को रिलीफ मिलता हुआ मुश्किल हो। ये 3 MPO का ला जो है उस पर बहस हुई, शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी को अभी तक उसी केस में घसीटा जा रहा है। ये अब ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अब तो सारा कुछ इन्होंने फील्डिंग तो अपनी सेट कर ली इलेक्शन के लिए, अब क्यों पेश आ रहा है? देखिए, फील्डिंग सारी सेट कर ली, सर्वे सारे जैली करवा लिए, सारी दिल की ख्वाहिशें अरमान पूरे कर लिए, लेकिन उसके बाद जो है ना वो हकीकत ये है कि पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे मुल्क का जो इंतखाबात है, आइंदा आम इंतखाबात, उसमें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 32 सीटें जी, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम 32 सीटें हैं। ये मेरी जो एक अपनी राय है ना वो ये है कि शायद ये 20 या 25 सीटें मैक्सिमम जीतें। 10 भी देने को राजी नहीं। तो जो हालात है वो तो नहीं बन रहे। मुझे बताएं, जो सुनो टीवी पर आज अब तक वो सारे कुछ हुए हैं सर्वे, उसमें से कितने, मैंने आज तक सिर्फ एक सर्वे देखा, पूरा साहिवाल और एक और था। अच्छा, आप हो सकता है 1-2 बाद में मजीद आएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक देखी थी। तो ये बाकी सारे में वो जा रहे थे, बाकी में वो सारे हार रहे थे। और आपने MPO भी कर लिए यार, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के दौरान भी आप MPO के आर्डर जो है वो जारी करवा रहे हैं, सब कुछ आपने करवा दिया। ये कॉलोनियल कानून था, ये फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। किसी ने सही किया ना कि कोर्ट्स को आर्डर देने से पहले DC से पूछ लेना चाहिए। DC छोड़े सर, अब तो वो सब इंस्पेक्टर था ना जो इसने शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के दिए हैं, तो उसने तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करें, इलेक्शन कमीशन को का अमल दरामद नहीं हुआ, तो दर हकीकत जी दर हकीकत तो वो उसने इलेक्शन कमीशन के आर्डर को नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठोकर मारी है। तो सब इंस्पेक्टर नशे में इस वक्त मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि ये जो निगरान हुकूमत है ये जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है, इलेक्शंस में जो माहौल इन्होंने बनाना था वो बना नहीं पा रहे, ये तो जानबदारी अपनी जो है वो साबित कर चुके हैं, किसके हक में बयान देना है, किसके खिलाफ बयान देना है। देखें, ये मेरे ख्याल में जज साहब बहुत लेट इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हालांकि वो इनकी आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा था। सियासी जमातें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही टारगेट किया गया है। PTI पीपल्स पार्टी अपने जलसे करती रही है, खैबर पख्तूनख्वा में करती रही है और दीगर अजला में करती रही है, कोई रुकावट नहीं है। नून लीग ने भी 1-2 वर्कर कन्वेंशन किए, बाद में जब देखा कि वर्कर ही नहीं है तो फिर उन्होंने जलसे छोड़ दिए। और दूसरी जानिब PTI है, अब्बा ने खुद को हमला कर जी, और दूसरी जानिब PTI है कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग जो है वो खुद बाहर निकलने को तैयार है और उनको इजाज़त नहीं है। तो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये अदली जो निगरान हुकूमतें हैं ये कितनी बाइस्ड हैं, जानिबदार हो चुकी हैं। जब एक निगरान वज़ीर आज़म काबीना के पहले इजलास में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को एड्स के साथ तशबीह दे दे तो फिर मेरे ख्याल में पीछे कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि वो दीगर जो मामलात हैं उसकी बुनियाद पर कोई राय कायम करने की कोशिश करे। हमने तो शुरू में ही कह दिया था कि ये पपेट्स हैं, कठपुतलियाँ हैं, मोहरे हैं जिनको इन ओहदों पर लगाया गया और इनका मकसद सिर्फ इंतखाबात में धांधली करवाना है। और धांधली अब देखें ना कि फरमाइशें होती हैं और इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा फ़ौरन उसके ऊपर अगले दिन अमल दरामद शुरू कर आमीन कहा कि वो अमल दरामद शुरू कर देता है। और यहाँ पर निगरान वज़ीर आला रहे हैं जो कहते हैं कि अगर मैं निगरान हुकूमत में ना होता तो मैं मुस्लिम लीग नून में होता।
तो ये देखें ना सर, ये सारी चीज़ें हमारे सामने पीपल्स पार्टी, हाँ वो भी देखें ना, फिर वो हुक्म हुआ कि नहीं उधर जाओ, तो वो उधर चल पड़े। तो ये तो इनकी हालत है। और दूसरा आप देखें कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब आ गए इस नतीजे पर, तो बहुत अच्छी बात है। अब मामला ये है कि आप ये इस चीज़ को, इसकी जो रूह के मुताबिक इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएं। जो निगरान हुकूमतें हैं वो गैर जानिबदार होनी चाहिए। आईन पाकिस्तान बहुत वाज़ेह है और तमाम सियासी जमातों को बराबर और मसावी और यकसा जो है वो उनके साथ सलूक और उनके वो मौक़े मिलने चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। और देखें कि अब इमरान खान साहब बानी चेयरमैन है PTI के, उन्होंने अपनी सियासी जमात और अपना इंतखाबी निशान बचाने के लिए उन्होंने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, और उसके बावजूद आप देखें कि उनको उसके बावजूद मुशावरत की इजाज़त नहीं है। भाई एक चेयरमैन मुंतखब हुआ, क्या नवाज शरीफ साहब जब ये नयल हुए थे, क्या ये जब नयल हुए थे, क्या ये मुस्लिम लीग नून के ताहयात सरबराह नहीं रहे? जब मरीम नवाज साहबा हुई तो क्या वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र नहीं बनी? और आप देखें कि क्या जब ये काबीना के फ़ैसले PDM हुकूमत में होते रहे तो क्या नवाज शरीफ साहब उनमें शरीक नहीं होते थे? क्या पार्टी के हर अहम फ़ैसले की मंजूरी नवाज शरीफ साहब से नहीं ली जाती थी? भाई तो उनका बिल्कुल एक कठपुतली की तरह सिर्फ नाम का अहदेदार था कि वो सदर है, बाकी काम मंजूरी तो हर चीज़ नवाज शरीफ साहब देते रहे हैं। और अभी भी आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो जो सियासी जमातों के साथ उनकी मुलाकातें और सारे कुछ हो रहा था तो वो खुद कर रहे थे। सियासत का तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ कि वो कर नहीं सकते, तो फिर वो कैसे कर रहे थे? तो इसका मतलब ये है कि ये लाडले सिर्फ यही थे, सारे इन्होंने हिस्से लिए। और अब एतराज़ ये आता है जी कि जेल के अंदर एक कैदी है तो उस कैदी को कैसे उसके साथ मशावरत की इजाज़त दी जा सकती है? भाई वो पार्टी का चेयरमैन है, वो उसकी पार्टी का बानी है, वो मशावरत करना चाहता है, तो क्या मशावरत नहीं हो सकती? क्या नून लीग ये सारा कुछ करती नहीं? कोई ये गैर कानूनी नहीं है। अगर कोर्ट ने उनकी बात सुन ली है तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप आएँ, मैदान में आएँ, सियासी जमातें हैं, इलेक्शन लड़ें, जो बेहतर जिसको लोग समझते हैं वोट देंगे, वो जीते और प्राइम मिनिस्टर अपना बनाए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।